नमस्कार मित्रों। भाषा के बहाने आज हम एक ऐसे अतिथि से मिल रहे हैं जिनका भाषा और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण काम है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का काम है और वे इस समय नीदरलैंड्स की लाइडन यूनिवर्सिटी में हिंदी शिक्षण का काम कर रहे हैं। उनकी झोली में भाषा और भाषा विज्ञान संबंधी अनेक उपलब्धियां हैं। संक्षेप में ये कि वो जेएनयू दिल्ली से परास्नातक हैं, यहीं से उन्होंने शोध किया है। इसके बाद वे अनेक शोध कार्यों से जुटे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण शोध कार्य है प्रोफेसर अन्विता अब्बी के साथ अंडमान निकोबार की वोल्डियों पर, और जो इसमें बिल्कुल विनाश के कगार में हैं, उन पर खोज करना, उनके लिए, बच्चों के लिए पहली बार प्राइमर्स तैयार करना। इधर वे केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से जुड़े रहे हैं। आज प्रोफेसर अवतंस हमें हिंदी के अनेक अपारंपरिक रूपों के बारे में बताएंगे। अपारंपरिक रूप से क्या तात्पर्य है, ये वही समझा सकते हैं। मैं सिर्फ इतना संकेत कर दूं कि हमारी हिंदी एक भाषा है, लेकिन इस एक हिंदी के भीतर अनेक हिंदियां समाहित हैं। कुछ लोग तो आक्षेप करते हैं कि हिंदी तो आविष्कृत भाषा है, अन्य अनेक भाषाओं से मिलकर हिंदी ने उन भाषाओं के अस्तित्व को नकारा नहीं है, बचाए रखा है, और वो भी हिंदी ही हैं। वो कैसे विकसित हो रही हैं, उनके पिजियन और क्रियोल रूप क्या हैं जो अब भी विकसित हो रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करने के लिए मैं भाषा के बहाने आप लोगों की ओर से आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर अवतंस को। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो मैं शुरू कर रहा हूँ अपना वक्तव्य, और ये वक्तव्य जो मैं दे रहा हूँ इसका शीर्षक है हिंदी भाषा के अपारंपरिक रूप। यानी इसे आप सीधे साधे शब्दों में कहें तो हिंदी की वे किस्में जो स्टैंडर्ड नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड है, यानी जिसके बारे में लोग कम जानते हैं क्योंकि वे किताबों में नहीं है। तो मेरी जो आज की कोशिश है वो ये है कि मैं उन किस्मों के बारे में बताऊं आपको जो हम किताबों में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वे किस्में हिंदी को और एक जीवंतता देती है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि हिंदी जो एक भाषा है, उस भाषा को अगर आप माने कि सिर्फ वो एक एक ही भाषा है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि हिंदी अपने आप में कई हिंदियों को समेटे हुए है। और वो जो हिंदी है उसमें बाजार की हिंदी भी है, उसमें राजभाषा हिंदी भी है, उसमें मानक हिंदी भी है, उसमें कई सारी हिंदियां हैं। और यही हिंदी को एक बहुत ही बड़ा रूप दे प्रदान करती है, और जिसे हम आज कहते हैं कि वो हिंदी भारत की एक विश्व भाषा बनकर निकल आई। और ये जो हिंदी है इसको बनने में कई साल लगे हैं, और हम कह सकते हैं कि आज हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में पूरे भारत में फैल चुकी है। और चाहे उत्तर हो या दक्षिण या पूरब या पश्चिम, हर जगह हिंदी को बोलने वाले, समझने वाले लोग पाए जाते हैं और वो समझते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह से हिंदी की जो किस्में हैं या हिंदी के जो रूप हैं वो अलग अलग हैं, और वे जो रूप हैं ये हमारी मानक हिंदी से किस तरह से अलग है। और एक और चीज जानने की बात इसमें है कि हिंदी को ये हिंदी के जो रूप बने हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि ये नॉन स्टैंडर्ड रूप हैं, ये जो रूप हैं, इन रूपों को बनने में एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक्स में एक चीज है जिसे कहते हैं पिजिन। पिजिन का मतलब वो भाषा जो जिसका अभी जन्म हो रहा है, और वो भाषा एक संप्रेषण के माध्यम के रूप में जन्म रही है। जैसे आप देखिए तो बंबई में जो लोग रहने आए, उसमें हिंदी भाषी लोग भी थे, उसमें मराठी भाषी लोग भी थे, गुजराती लोग भी थे, और पुर्तगाली लोग भी पहले आए, क्योंकि पुर्तगाली लोगों को मिला था वो। तो ये सब चीजें जब वहां मिली तो वहां पर एक संपर्क भाषा के रूप में एक भाषा का उद्भव हुआ, और ये जो भाषा थी जिसे हम बाद में कहते हैं कि ये बम्बैया हिंदी कहलाई। तो पिजिन वो भाषा है जिसे हम कहते हैं कि एक जन्म लेती हुई भाषा है, और ये जो भाषा थी यही आगे जाकर
आप देखें तो एक जैसे शुरू में तो हम लोग इसको सिर्फ बाहरी बाहर बोलते हैं पिजिन को। जैसे बम्बई में ही आप देखें तो बम्बई में लोग जो हैं वो हिंदी का इस्तेमाल जब शुरू हुआ होगा वहाँ पे, तो पहले लोग वहाँ पे सिर्फ बाजारों में या एक दूसरे से बाहर मिलने पर या फिर जो कोई अलग भाषा बोलने वालों से मिल रहे हैं तो वो बोलते होंगे। लेकिन बाद में यही भाषा जब घर में लोग बोलने लगे, उनके बच्चे बोलने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे, तो इसे कहते हैं क्रियोल। और शायद आपने सुना भी होगा कि क्रियोल भी एक भाषा का रूप है जो कि पिजिन से ही आया है। जैसे आप जानते होंगे शायद कि फ्रांस की एक क्रियोल बोली जाती है, फ्रेंच क्रियोल, जो कि मॉरिशस में बोली जाती है। मॉरिशस के जो हमारे श्रोता हैं जो सुन रहे हैं हमें, वो जानते होंगे कि वो जो भाषा बोलते हैं उसे फ्रेंच क्रियोल बोलते हैं, क्योंकि वो फ्रेंच और भोजपुरी और हिंदी उन सबको मिलाकर बनी हुई एक भाषा है, और वो अब क्रियोल कहलाती है। तो पिजिन से क्रियोल आई। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य था कि हिंदी के विकास में इन पिजिन और क्रियोलों का भी योगदान है। इसे मैं कह रहा हूं कि ये अपारंपरिक रूप है, ये पारंपरिक रूप नहीं है। जिसे हम मानते हैं कि पारंपरिक रूपों में, जैसे हम अवधि को मानते हैं कि ये पारंपरिक रूप है, और ब्रजभाषा जो साहित्य है उसको भी हम मानते हैं कि वो पारंपरिक रूप है। पुरानी हिंदी आप बोलते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, उन्होंने पुरानी हिंदी पे काम किया है। लेकिन अब जो नए रूप निकल के आ रहे हैं, इस पर मैं बात कर रहा हूँ, और इसी के मैं आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ कि ये जो हिंदी की जो प्रादेशिक गैर पारंपरिक जो रूप हैं, जो अपारंपरिक रूप हैं, इन रूपों में सबसे पहला रूप जो जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है बम्बैया हिंदी। और शायद आप लोगों को पता होगा कि बम्बैया हिंदी सब लोग जानते हैं, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्में देख देख के हमने कई सारी बम्बैया हिंदी की चीजें सीख ली। अब खासकर आपको पता होगा कि शायद मुन्ना भाई एमबीबीएस जिन्होंने देखी है फिल्म, उस फिल्म में तो कई सारे पूरे डायलॉग ही बम्बैया हिंदी में। और मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने काफी बम्बैया हिंदी को प्रोत्साहित किया है। लेकिन क्या ये हिंदी सिर्फ बम्बैया फिल्मों में थी, या ये लोगों के बीच में उत्पन्न हुई है? तो ये बात तय है कि ये जो हिंदी है जिसे हम बम्बैया हिंदी बोलते हैं, ये हिंदी लोगों के बीच विकसित हुई है, और ये फिल्मों के का ही सिर्फ इसमें योगदान नहीं है। फिल्म वालों ने इसे नहीं बनाया है, इसे लोगों ने बनाया है। और ये जो हिंदी है ये अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब जो भारत की राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी जिसे मुंबई अब कहा जाता है, पहले बम्बई कहा जाता था, और अब इस राजधानी में आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी भाषा के रूप में विद्यमान है, और इसके बोलने वाले लोग बहुत सारे हैं। और इस भाषा का कोई व्याकरण अभी तक नहीं लिखा गया है। ये जो हिंदी है इसके बारे में आप किताबों में ढूंढेंगे कि आपको मिले कुछ कि कैसे बोलते हैं लोग और कैसे इसको लिखा जाता है, तो इसका साहित्य नहीं लिखा गया है, इसके ऊपर कोई व्याकरण नहीं लिखा गया है, क्योंकि ये अभी तक हमारे जो पारंपरिक जो व्याकरण है हिंदी के, उनमें इसको शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इस वक्तव्य के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे ये मानक हिंदी से अलग है, और कैसे ये अपने आप में हिंदी को समृद्ध कर रही है और हिंदी को आगे बढ़ा रही है। तो हिंदी को आगे बढ़ाने में इस तरह की हिंदियों का भी योगदान है। तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जैसे आपने सुना होगा हिंदी का एक शब्द, बम्बैया हिंदी का शब्द बिंदास। आप देखिए, बिंदास बोलता है, बिंदास करता है। ये बिंदास शब्द जो है, ये बिंदास शब्द हिंदी में जिसे मानक हिंदी में कहते हैं निर्भय या फिर मस्त है, ये मराठी से आया हुआ है। तो ये भारतीय भाषाओं में आप देखिए तो बम्बैया हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे व्याकरणिक रूप हैं जो हमें जैसे आलू को बोलते हैं बटाटा, तो बटाटा बोलते हैं आलू को। और बटाटा, आप अगर आप बम्बैया हिंदी में बात करना चाहते हैं, बॉम्बे में आप हिंदी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप आलू बोलेंगे शायद कोई समझेगा नहीं, बोलेगा ये अच्छा भारी है। लेकिन आप बटाटा बोले कि बटाटा बड़ा, या फिर बटाटा खाना चाहता हूँ, तो लोग समझते हैं। कांदा आप बोले तो कांदा समझते हैं। तो कांदा जैसे या बटाटा जैसे शब्द हैं, ये मराठी से आए हुए। तो हिंदी की ये जो रूप है जिसमें हम जैसे एक उदाहरण मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे
कि हिंदी में आप कहते हैं प्याज काट के चीर के बढ़िया ऑमलेट बनाओ और ऊपर थोड़ा धनिया छिड़क दो। अब इसको बम्बईया हिंदी में बोलेंगे कांदा काट के चीर के मस्त ऑमलेट बनाने का और ऊपर थोड़ा कोथिंबीर भुरभुराने का। तो ये जो उदाहरण मैंने बताया आपको बम्बईया हिंदी का, इससे ये पता चलता है कि किस तरह से मराठी के बहुत सारे शब्द बम्बईया हिंदी में शामिल हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये हिंदी की जो सर्वग्राह्यता है, जिसे कहते हैं ना कि ऑलवेज एक्सेप्टिंग, ये हिंदी को बढ़ाती है। तो हिंदी में आप किसी भी भाषा के शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे हिंदी समृद्ध होती है, हिंदी आगे बढ़ती है। आज की अब कई लोग बोले हैं कि आप शामिल करना चाहते हैं हिंदी में बाहरी जो दूसरी भाषाओं के शब्द क्यों शामिल कर रहे हैं आपने आपको। तो आप देखें तो अंग्रेजी जो इतनी बड़ी भाषा बनी पूरी दुनिया में, आज इसको लोग बोलने वाले लोग हैं, उसका एक कारण यह है कि अंग्रेजी ने किसी भी भाषा के शब्द को छोड़ा नहीं है, उसने अपने आप में अपनाया है। तो हिंदी भी वही काम कर रही है और हिंदी को ये करना चाहिए मुझे लगता है, और ये हिंदी की जो शब्द शक्ति है उसको बढ़ाता है। और आगे चलता हूं मैं तो बम्बईया हिंदी के बाद जो दूसरी हिंदी निकल के आती है वो है हैदराबादी हिंदी। तो मुझे याद है शायद कि दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम आता था, एक टीवी सीरियल आता था। उस टीवी सीरियल में एक महिला थी जो हैदराबादी हिंदी बोलती थी, और मैं नाम भूल गया उस सीरियल का, लेकिन जहां तक मुझे याद है, शायद आपको याद होगा, उस सीरियल में वो जो महिला थी वो हैदराबादी हिंदी बोलती थी और हम लोग समझते थे कि वो क्या बोल रही है। वो अलग ही था कुछ, लेकिन हम समझते थे। तो ये जो प्रकार है हिंदी का, जो हैदराबाद के लोगों के बीच है और एक अलग ही तरह की हिंदी है, इसमें आप देखें तो इसमें हिंदी और तेलुगु, जो वहाँ की जो भाषा है, जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो भाषा है, वो उसका सम्मिश्रण है, उसमें मिली हुई है। तो ये जो मिक्सचर पैदा हो रहा है, हिंदी और तेलुगु और उर्दू भी वहाँ बोली जाती है, आप जानते हैं हैदराबाद में। तो इन सबको मिलाने के बाद जो मिक्सचर पैदा हो रहा है उसे हम कहते हैं हैदराबादी हिंदी। तो हैदराबादी हिंदी में कई सारे लोग अब कार्यक्रम दे रहे हैं और बोल रहे हैं। और गौर करने की बात है कि इस हिंदी में सिर्फ जो हिंदी, आप जानते हैं कि हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है, या संस्कृत इसकी आप कह सकते हैं दादी है। तो अ, संस्कृत और संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत और हिंदी से जुड़ी हुई है। तो ये एक भारतीय भाषा है, भारतीय यूरोपियन भाषा है, इंडो आर्यन लैंग्वेज हम बोलते हैं इसको। लेकिन तेलुगु जो भाषा है वो एक द्रविडियन भाषा है, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखती है। आप देखिए कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा से कुछ चीजें हिंदी ने ग्रहण की है, तो क्या उसका असर होता है, कैसे वो अलग हो जाती है। तो आप गौर करें तो देखें, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि अ, तुम लोग सीरियस क्यों लेते हो दोस्तों। जैसे हिंदी में कहते हैं तुम लोग सीरियस क्यों लेते हो दोस्तों, तो उसके लिए हैदराबादी हिंदी में कहते हैं तुम लोगा सीरियस काहे को लेते यारो। या फिर कहा कहा बोलते हैं वेयर हिंदी में, और उसके लिए हैदराबादी हिंदी में काकू। और या फिर कुछ भी मत खाओ, हिंदी में बोलते हैं कुछ भी मत खाओ, तो उसके लिए हैदराबादी हिंदी में बोलते हैं क्या भी नको खाओ। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक अलग ही प्रकार की हिंदी निकल के आ रही है। ये जो हिंदी है, ये हिंदी तेलुगु से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो हिंदी जो है, आप देखिए ये जो हिंदी है, ये हिंदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ती है। और मैं कहता हूँ कि ये इस हिंदी को हमें आगे लाना चाहिए, इस हिंदी को हमें प्रमोट करना चाहिए। और हम इस हिंदी को हम नहीं बोले कि ये गलत हिंदी, ये गलत नहीं, ये सही है, ये एक प्रकार है, एक उसकी वैरायटी है, रीजनल वैरायटी। तो हिंदी के दो विशेष अपारंपरिक रूपों से प्रोफेसर अवतंस ने हमें परिचय कराया, मुंबईया हिंदी और हैदराबादी हिंदी, किस तरह से वे विकसित हुई और कैसे अब भी विकसित हो रही हैं, और कैसे वे हिंदी की पूरक हैं, और यह भी कि हमें उन्हें हिंदी का अशुद्ध प्रयोग न कहकर उनका सम्मान, स्वागत करना चाहिए कि वो किसी न किसी रूप में हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। मैं इस वार्ता को यहीं रोक रहा हूं और अब पारंपरिक रूपों के दो
3 प्रमुख अन्य रूपों के बारे में जानने के लिए हम अगले भाग में पूर्वी भारत की ओर चलेंगे, जहां प्रोफेसर अवतंस ही हमें वहां के विकसित होते हिंदी के अपारंपरिक रूपों के बारे में बताएंगे। इस वार्ताक्रम के लिए हम आभारी हैं प्रोफेसर अवतंस के, गांधी केंद्र नीदरलैंड्स के और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नीदरलैंड्स के। अगला एपिसोड भाग अवश्य देखिए। हमें बताइए भी कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।